Hi everyone, so welcome to lecture 2 of our revision course for NEET this year. So, first of all, we are going to quickly revise what we have done in the previous lecture. Okay, तो guys, अगर मैं previous lecture की बात करूं तो चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा H2SO4, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या क्या है। क्या मैं इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको कंपाउंड बोल सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ? यस। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ H2 की, तो बताओ मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। इसको एक प्योर सब्सटेंस बोल सकता हूँ, इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूँ गाइस, इसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि यार एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड कब बनता है? जब एक से ज़्यादा एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में ओवरऑल ये डिस्कस किया था। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं और उसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो हमने देखा था आइसोटोप्स थे, आइसोबार्स थे, कौन से लॉ को डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दैट इज गेल-सॉक्स लॉ, उसको डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और मैंने आपको बताया था कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। एटम के अंदर भी उससे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा करता हूँ कि एक छोटी सी बातें बची हुई हैं कंपाउंड और मिक्सचर की, है ना, थोड़ी थोड़ी छोटी सी बातें, तो उनको एक मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है। जिस तरह का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ अ compound can be separated by physical methods, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। बोलता है कि किसी कंपाउंड के कंपोनेंट को हम क्या फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप सोचिए, मैं इसमें और स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। दिस इज़ आवर सेकंड स्टेटमेंट। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर resembles the properties of their components, ठीक है। ये हमारे पास है तीसरा स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए इन्हीं स्टेटमेंट्स की हेल्प से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले आप सोचिए आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। तो देखो जो पहला इसमें सवाल बोल रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड, यही बोल रहा है, कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। देखो फिजिकल मेथड क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको पानी का गिलास दे दूँ, तो वो H2 है जो कि कंपाउंड है, और मैं आपसे बोल दूं कि यार हाथ डाल के हाइड्रोजन के एटम अलग कर दो, ऑक्सीजन के एटम अलग कर दो, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। तो देखो यह कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है कि आप उनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, हमारे पास गलत हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहीं पे समझा देता हूँ, हम सेपरेशन कर सकते हैं कौन से मेथड से, केमिकल मेथड से।
केमिकल मेथड से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। अब केमिकल मेथड को कैसे समझे, जैसे मान लो H2O में आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आप सिंपल ये करो कि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दो, पास कर दो। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल मेथड, क्योंकि आपने एक तरह से केमिकल रिएक्शन करवाई, राइट। तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसने बोला है मिक्सचर के हम क्या फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। तो देखो, मिक्सचर जैसे एक एग्जांपल लो, सॉल्ट और पानी का। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार सॉल्ट को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो फिजिकल मेथड से, हाँ, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको ऐसे छोड़ दो, आप धूप में रख दो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो ये जो इवेपोरेशन है एक फिजिकल मेथड है, इसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, ठीक है, सिंपली क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, राइट। तो जो कंपोनेंट हैं किसके, मिक्सचर के, उनको हम दोनों मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी और केमिकल मेथड से भी, दोनों मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। केमिकली तो कर ही सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास हो गया करेक्ट, कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस थर्ड स्टेटमेंट पे। नाउ सी व्हाट इज थर्ड स्टेटमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट। बोलता कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहती हैं जो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्टेटमेंट हमें समझ नहीं आती है। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये है आयरन नेल, ठीक है, ये आयरन है, आयरन नेल, और ये है सैंड। आपने इनको किसी रैंडम प्रपोर्शन में मिक्स करके क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप जब ये आयरन नेल अकेला था, आप इसके पास मैग्नेट लेके गए, तो ये क्या शो करेगा, ऑब्वियसली ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट, एक अट्रैक्शन शो करेगा, करेगा, राइट। अब हमने क्या किया कि मिक्सचर बनाने के बाद मिक्सचर बन गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास आयरन प्लस क्या है, सैंड है। अब बताओ, अब आप इसके पास मैग्नेट को ले गए, तो क्या अब मैग्नेट जो है क्या वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट। मतलब कुछ लोग तो ये तरीका यूज़ करते हैं यार सिक्के निकालने का, ठीक है, जैसे रेत वेत में अगर गुम हो जाए तो एक मैग्नेट लगा लो डंडे पे, उससे चेक कर लो, निकल जाते हैं, राइट। तो ये मतलब है। तो आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया, प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं जो प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ये स्टेटमेंट समझ नहीं पाते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर रिजेंबल्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट गाइस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया क्या सबको, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि इसी में ही एक और प्रॉपर्टी जो है वो मैं आप लोगों के साथ एज अ ऑप्शन बना के ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो, एक फोर्थ ऑप्शन में क्या लिख रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ, अब बात कर रहे हैं कंपाउंड, रिजेंबल्स, ठीक है, टू देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड रिजेंबल्स टू देयर कंपोनेंट। अब आप बताओ क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। अब मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो देखो इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल से। मान लो आपने क्या किया, आपने C प्लस हाफ O2 का रिएक्शन करके CO बना लिया, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये नेचर में कैसी गैस है, पॉइजनस गैस है। अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ एक बार चिपक जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देती है, बहुत कम कर देती है हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो एक पॉइजनस गैस है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड बना है वो पॉइजनस है क्या, कार्बन पॉइजनस है क्या ऑक्सीजन पॉइजनस है क्या, नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड बना वो कैसा बना, पॉइजनस बना। इसका मतलब जब कंपाउंड बनता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो उसके कंपोनेंट से डिफ़र करती हैं, लेकिन जब मिक्सचर बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो उसके कंपोनेंट से क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या सबको, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हम इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रहे थे। तो देखो, इसमें सेकंड भी ट्रू होगा और थर्ड भी ट्रू हुआ और फोर्थ क्या हो गया गाइस, फॉल्स हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 and 3, दिस इज़ योर आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको, ठीक है। तो
ये था एक बेसिक टॉपिक जो हमने पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन हमें नहीं है पता कहाँ से आएगा, हमारा काम क्या है कि हमें हर टॉपिक का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। आजकल सेलेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, आजकल पूरा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आज कुछ नए टॉपिक्स पे। ठीक है, और नए टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब उसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होने वाला है, राइट। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। ओके, तो देखो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो इनका मास क्या है, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मास इसका आपको याद करना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास याद करना है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास याद करना है 1.6742 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, एक बार तो नीट में डायरेक्ट मास ही पूछ लिया था, तो आपको एक तो थोड़ा सा याद होना चाहिए कि मास क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, अगर देखो अगर चार्ज की बात करें तो इस पर हम लिखते हैं -1.619 कूलम, इस पर प्लस लिखते हैं। इसी चार्ज को हम ई भी बोलते हैं, तो इसको हम प्लस ई लिखते हैं, और इस पे चार्ज होता है ज़ीरो। ये जो न्यूट्रॉन है, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, नेगेटिव मत बोलना, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, और बात बताओ कि यार ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हमें कहाँ मिलते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो इनसाइड द न्यूक्लियस में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं गाइस न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और बातें आप नोटिस करना। ठीक है, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब एक बात ये है कि जो मास ऑफ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, देख रहे हो आप वैल्यू -31 आ रहा है, वहाँ पे -27 आ रहा है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल मास है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो लगभग क्या है, सेम है। वहाँ पे आ रहा है 726 और न्यूट्रॉन में आ रहा है 742, लगभग सेम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पूछा भी जा सकता है, न्यूट्रॉन इज slightly heavier than प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, जल्दी से हमने किसके बारे में पढ़ लिया, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। अच्छा, अब गाइस आपको जो है एक और बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा आगे चल के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, हाँ, मोर प्रिसाइजली न्यूट्रॉन इज़ हैवियर, बट इस मास को हम लिखते हैं 1 AMU के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके बराबर लिखते हैं गाइस, 1 AMU। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर कि AMU क्या होता है, देखो इसका फील वही है, जैसे मास का यूनिट ग्राम है, तो एक और मास का यूनिट है जिसको हम बोलते हैं AMU। जब मास बहुत बहुत एक्सट्रीमली कम होता है तब हम AMU यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और कभी कभी हम इसके लिए म्यू का सिंबल भी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अभी ये बस इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास को लिखा जा सकता है 1 AMU। अब AMU होता क्या है वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। क्लियर है, अंडरस्टूड। चलिए, ये बात हो गई। अब देखिए, अब हमें बात शुरू करनी है। ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बता दिए, अब हमें बात करनी है गाइस मोल की। यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है।
मेन मेन टॉपिक सही है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस किसकी, मोल की। तो अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मोल का जो फीलिंग है ना, कि अगर आपसे कोई बोले कि मोल का फील क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ एक डज़न, एक डज़न बनानास, एकदम से आप बोलते हो 12 12, ठीक है। तो डज़न का मतलब होता है 12 थिंग्स, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में एक मोल का क्या मतलब होता है, कितनी चीज़ें, 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। अब थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, एक मोल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे डजन बोलने पे आपके दिमाग में 12 चमकता है, वैसे एक मोल बोलने पे आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। एंटिटीज़ का मतलब होता है चीज़ें, ये चमकना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मोल। ओके, अब इसको केमिस्ट ने शॉर्ट करके बोला कि आज से हम इस नंबर को बोलेंगे n सबस्क्रिप्ट a, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड गाइस आवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इस नंबर को हमने क्या बोल दिया, आवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है? ओके, ये होता है 1 मोल का मतलब, ये चमकना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? अब अगली बात सुनो, अगली बात थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट है। 1 मोल को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे किया गया, ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर कैसे सोचा गया, तो इसके लिए एक डेफिनेशन बनाई गई, जो कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। व्हाट इट इज, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ substance contains same number of entities as that of present in 12 gram of carbon 12 isotope, ठीक है। ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन किसका, 1 मोल का, ठीक है। तो एक बार मैं समझाता हूँ डेफिनेशन को जल्दी जल्दी आपको। बोलता कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उतनी ही चीज़ें होंगी जितनी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में। यहाँ चीज़ों का मतलब है गाइस, यहाँ एंटिटीज़ का मतलब है एटम्स, ठीक है। बोलता कि जितनी 12 ग्राम, अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम ले लूँ और उसमें देखूँ कि कार्बन के कितने एटम है, बोलता जो नंबर आएगा उसी को केमिस्ट ने बोल दिया कि आज से हम उसी को क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो अब हम देखते हैं कि वो नंबर क्या आएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ और छोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें नोट देखना आप, ये बहुत क्रक्स वाले पॉइंट है नोट में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें ना मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन की एक एटम का जो मास है वो हमने कैलकुलेट किया। यार अब एक एटम का मास निकालना है तो तुम समझ ही सकते हो एटम का साइज़ कितना छोटा होता है, तो उसका मास निकालना इज़ नॉट अ इजी गेम। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम केमिस्ट्री में अगर हमें एक एटम का मास निकालना है तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब टेक्निक क्या है वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसको कैलकुलेट किया गया by using mass spectroscopy, ठीक है। बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके हमने कार्बन की एक एटम का मास निकाला, जिसको अभी आप देखना आप खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी आप डायरेक्ट में लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस उसका जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये वैल्यू आया कार्बन की एक एटम के मास का। देख रहे हो ग्राम में कितना कम आया, सही है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि 1 मोल जितने 12 ग्राम में एटम होंगे उतना ही, उसी को हम 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इतना मास जो है, इतना ग्राम मास का मतलब कितना एटम हो गया कार्बन का, एक एटम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, 1/1.99 10⁻⁻23। हाँ भाई, अपने को कितने ग्राम में निकालने हैं कि 12 ग्राम में कितने एटम है। अरे यूनिटरी मेथड है, बचपन से सीखा हुआ है।
ठीक है, ये निकल गए 12, राइट। इसको 2 मान लूँ लगभग तो आएगा 6, और ये ऊपर चला गया तो क्या बनेगा 6 इंटू 10⁻23, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसी नंबर के बराबर आ रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर आ रहा है। दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, तो देखो मैंने ये डेफिनेशन को एक तरह से प्रूफ कर दिया कि क्या बोलती है डेफिनेशन की, 1 मोल of a substance contains same number of entities as that of 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और हमने देखा, कैलकुलेट करके देखा कि 12 ग्राम में कितना आ रहे हैं एटम एग्जैक्टली, 6 इंटू 10⁻23। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा, ये है 1 मोल की डेफिनेशन जो अपने को पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब देखो नोट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसने इसको समझ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, अब है क्या ये, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। यहीं से ही मोल कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो है वो शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया और इसको अप्लाई करना सीख गए तो बिलीव मी आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन ऑल तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग तो फॉर्मूला प्रेमी हैं, उनको तो फॉर्मूला ही चाहिए, तो वो मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा बेसिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भाई कार्बन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि बचपन में हमने एक बात सीखी थी कि एटॉमिक नंबर का डबल यूजुअली क्या होता है, मास, एटॉमिक मास, ये हमने पढ़ा था। यूजुअली, हमेशा नहीं फॉलो होता, जैसे हाइड्रोजन में फॉलो नहीं होता है, हाइड्रोजन में 1 ही लेते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन यूजुअली डबल होता है। तो कार्बन का वो मैजिकल नंबर है 12। ठीक है, अब बस आपको इन 2 चीज़ों में डिफरेंस समझना है। एक बार मैंने लिखा उस मैजिकल नंबर के बाद AMU, और एक बार मैंने लिखा उस मैजिकल नंबर के बाद ग्राम। अब जब उस मैजिकल नंबर के बाद AMU लिख दिया जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कार्बन का बन जाता है मास ऑफ एन एटम, 1 एटम, एन एटम बोलो या 1 एटम बोलो, एक एटम का मास बन जाता है जब उस मैजिकल नंबर के आगे क्या लगा दो, AMU। बहुत बड़ी बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये अब तुम्हें लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर ये समझ गए तो मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट जिंगा लाला आपका। ठीक है, मास ऑफ एन एटम। अब अगर भाई ग्राम लग जाए तो ये बन जाता है मास ऑफ 1 मोल एटम, ये बन जाता है 1 मोल एटम का मास। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 12 ग्राम कार्बन कितनी कार्बन एटम का मास है, तो देखना मैक्सिमम आप अपने किसी दोस्त से पूछना, वो कहीं गलती से 1 एटम ही बोल देते हैं मैक्सिमम लोग। जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल देते हैं 1 एटम। अरे भाई वो 1 एटम समझ रहे हो, 1 एटम का मास 12 ग्राम समझ रहे हो? अरे 1 एटम का मास 12 ग्राम नहीं, 1 एटम का मास है 12 AMU। तो फिर 12 ग्राम किसका मास है, 1 मोल एटम का, 1 मोल एटम का। ठीक है, अब देखो 1 मोल एटम का मास को हम बोल सकते हैं मोलर मास। नाम में आंसर है मोलर मास, 1 मोल एटम का मास इज कॉल्ड मोलर मास। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो जनरली मैजिकल नंबर आता है अगर उसके पीछे AMU लगा दें तो वो 1 एटम का बन जाता है, लेकिन अगर ग्राम लगा दें तो वो 1 मोल एटम का बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम बोलते हैं मोलर मास, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और इसको हम सिंपली बोलते हैं एटॉमिक मास। बस ये हमें समझना है, विच दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाएगा आपको ये समझ। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से गाइस मैंने लिया CO2। ठीक है, अब देखो CO2 का मैजिकल नंबर क्या है, ज़रा इसका मास निकालना, मोलर मास निकालना। चलो मास ही बोल रहा हूँ मैं, चलो इसका मैजिकल नंबर निकालो। कार्बन का 12, उसका हो गया 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया, 44 आया ना। देखो ये आया 44। अब बस तुम मेरे को बताना ज़रा, एक बार AMU लिखा यहाँ पे और एक बार ग्राम लिखा, जल्दी से डिफरेंस बताओ, क्या क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब गाइस ध्यान रखें कि ये मॉलिक्यूल है, तो ये जो 44 AMU है ये है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। समझे आप? और अगर ये ग्राम है तो अगर ग्राम लग गया तो देखो कुछ लोग सही बोल रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल के मास को हम बोलते हैं
मॉलिक्यूलर मास, इसको हमने बोल दिया मॉलिक्यूलर मास। और एक मोल मॉलिक्यूल के मास को हम बोल सकते हैं मोलर मास, मोलर मास बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो ये किस किस को समझ आ गया? भाई यही नहीं समझ आता है लोगों को। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक छोटी सी ऐसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ, ये आप करना, आप इनके लिए एनालिसिस करके लाना। ठीक है, जैसे H2O के लिए करना, फिर H2SO4 के लिए करना, फिर ना आपके सिस्टम में फीड हो जाएगा कि हाँ ऐसे सोचना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर आप O2 के लिए करना। ठीक है, करोगे? ठीक है, यही एनालिसिस। जैसे चलो इसका मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, चलो जल्दी से करते हैं। अगर मैं लगा दूँ 18 म्यू, हाँ भाई बोलना, एक मॉलिक्यूल का मास। अगर लिख दूँ 18 ग्राम, हाँ भाई बोलना, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। एन ए मॉलिक्यूल पानी के किसके बराबर होते हैं? 18 ग्राम के बराबर। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ, इसमें आएगा 98 मैजिकल नंबर। म्यू लगाओगे एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम लगाओगे एक मोल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, चलो ये भी बता ही देता हूँ, 32 आएगा। म्यू लगाओगे एक मॉलिक्यूल का मास, ग्राम लगाओगे एक मोल मॉलिक्यूल का मास। बस यही अपने को समझना है। ठीक है, तो इसको अभी हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, क्लियर है? तो एक तरह से मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम, व्हाट इज मोलर मास, मास ऑफ वन मोल एंटिटीज। इफ इट इज एटम देन मास ऑफ वन मोल एटम, इफ इट इज अ मॉलिक्यूल देन इट इज अ मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसको बस इस पे ना थोड़ा सा आप वर्क करना। अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो ना और आपको, तो इस पर थोड़ा सा काम करना, इस पर थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लो बस। ठीक है, बाकी फिर देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। अब गाइस हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो आगे हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ठीक है, कि जो मोल्स हैं उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मोल्स के कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है, देखो बेसिक से सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको फॉर्मूला टाइप का बनाते हैं। ठीक है ना? ओके, तो देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले एक फॉर्मूला है अपने पास, गिवन मास बाय मोलर मास, एक ये फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रहे इस फॉर्मूले में सब चीज़ें ग्राम में पुट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल का मास। ठीक है, अच्छा ये होता है। दूसरा फॉर्मूला सुनो, जैसे मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो मैं बोल दूं कि देर आर 24 बनानास, देर आर 24 केले हैं हमारे पास, बताओ कितने डजन है उसमें? तो तुमने क्या किया, 24 को किससे डिवाइड किया? 12 से। तो आंसर क्या आया? 2 आया ना। ठीक है, तो अगर कभी हमें मॉलिक्यूल्स दिए हों, कभी हमें एटम्स दिए हों और हमें मोल्स निकालने हों, तो हम क्या करते हैं? हम उनको बोलते हैं एंटिटीज़। गिवन एंटिटीज़ डिवाइड बाय, क्या करते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। किससे डिवाइड कर देते हैं? एवोगाड्रोस नंबर से, Na से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको आप रिलेट भी कर सकते हो एक दूसरे से। एक ये है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे कि दूसरा क्या है। ठीक है, अब देखो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर, ऐसा लिखता हूँ, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अगर हमारे पास आइडियल गैस का 1 मोल है, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP कंडीशंस। ठीक है, एट STP कंडीशंस। देखो एक STP कंडीशंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। टेम्परेचर होता है STP पे 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है गाइस 1 बार के आसपास। ठीक है, अच्छा अब आपने एक और पढ़ा होगा NTP कंडीशंस। तो ये होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री और प्रेशर रहता है 1 atm।
बस यही फ़र्क है एनटीपी और एसटीपी में। कुछ लोग बोलते हैं कि सेम है, हाँ लगभग सेम है, लेकिन अब हम प्रेशर को एटीएम्स की जगह किस में लिखना पसंद करते हैं, बार में। तो वो होती है स्टैंडर्ड टेम्प एसटीपी कंडीशन, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंडीशंस, ठीक है। अब देखो जल्दी से समझा रहा हूँ। आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन होती है पी बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेट नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे P का वैल्यू रख दूँ, N का वैल्यू 1 मोल रख दूँ, R रख दूँ, T रख दूँ और वॉल्यूम निकालूँ ना गाइस, तो इसकी वैल्यू आएगी 22.7 लीटर के बराबर, ठीक है। समझ आया ना कैसे निकाला, 22.7 लीटर। और यही काम अगर मैं NTP पे करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर के आसपास, ठीक है। देखो आर की जो वैल्यू होती है ना, आर ये इसकी एटीएम और बार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से वैल्यू में डिफरेंस आता है। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये जो है गाइस, ये है फॉर 1 मोल, ये है 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो 1 मोल गैस के वॉल्यूम को हम लोग, जैसे हम मोलर मास किसको बोलते हैं, 1 मोल का मास, तो इसको हम बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो एक स्टेटमेंट आपको बतानी है। एट एसटीपी कंडीशंस मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 इज, एट एसटीपी कंडीशंस मोलर वॉल्यूम ऑफ O2 इज, ठीक है। एक मिनट, जैसे ऑप्शंस हैं 22.4 लीटर, 22.7 लीटर, 11.2 लीटर या 5.6 लीटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं। अब आप देखना, आपको ना कुछ गड़बड़ सी लग रही होगी कि आपने कहाँ कहीं पढ़ा होगा इंस्टीट्यूट में कहीं भी, तो आपने ना 22.4 ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जो एक मोलर वॉल्यूम की जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, दैट कम्स आउट टू बी 22.7, ठीक है। तो मेरा मानना क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको कभी कन्फ्यूजन आए कि सर मैं 22.4 बोलूँ या 22.7 बोलूँ, तो देखो अगर ऑप्शन नहीं है 22.7 तो लगभग वाला वैल्यू बोल दो 22.4। लेकिन अगर दो ऑप्शन है 22.7 भी है और 22.4 भी है, तो फिर जो मोर करेक्ट आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारे पास 22.7। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा 22.7। अच्छा, अब एक और बातें सुनना, ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, क्या ये जो मोलर वॉल्यूम है, क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है? जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, मोलर वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशंस। फॉल्स है। क्यों? मैं आपसे बोल दूं कि 1 मोल O2 का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे कितना होगा, 22.7, ठीक है। या हम लगभग 22.4 ही बोलते हैं। हाँ, मैंने बता दिया कि कब बोलना है आपको, 22.7, ठीक है। अच्छा, 1 मोल O3 का क्या होगा, वो भी वही होगा 22.4। अच्छा, 1 मोल CO2 का क्या होगा, वो भी वही होगा 22.4। इसका मतलब 1 मोल आइडियल गैस जो मर्जी हो, मोनोटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, मोनोटॉमिक हो, गैसियस ट्राइएटॉमिक हो, उसका मोलर वॉल्यूम फिक्स है, दैट इज 22.4। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। फ़र्क नहीं पड़ता है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टट्रा है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है हमेशा। कितना होगा, 22.7। ओके, तो ये अब देखो, तो हम क्या करते हैं कि अगर गैसेस के लिए कभी हमें मोल्स निकालने हैं तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि जो भी वॉल्यूम है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, 22.4 से, ठीक है। तो हम बना लेते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। लिखना तो 22.7 चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस का डेटा है वो 22.4 के हिसाब से ही सेट होता है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो ये। हाँ, मैंने बता दिया कब बोलना है 22.7, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इस फॉर्मूले में ये लीटर में होना चाहिए। ये लीजिए, ये बन गया हमारा किसका, गैस का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये हैं हमारे पास मोल्स निकालने के तरीके, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होंगे। अब इसमें मैं एक और लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। वो क्या है वो सुनो, ठीक है। देखो एक ना ये ट्रिक है,
ऑल्दो मैं आपको बताऊं, हमें बेसिक बेसिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको स्ट्रीमलाइंड कर रहा हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसका भी कल्याण हो जाए, राइट। तो देखो, आपको ना एक चीज़ याद रखनी, अगर मैं लिखूँ गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, ये वाला सर्कल जो है ये हमें बताता है किसके बारे में, ऐसे लिखते हैं, ये हमें बताता है किसके बारे में, मोल्स के बारे में। अब मान लो कभी आपको मोल से क्या बनाना है, एटम मॉलिक्यूल्स, मोल से क्या बनाना है, मॉलिक्यूल्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एन से, एवोगाड्रो नंबर से। तो ये वाला जो सर्कल है, ऑल्दो सर्कल बन नहीं रहा है लेकिन मान लो ये वाला सर्कल आपको बताता है किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक बताता है मोल्स के बारे में, दूसरा अगर इंटू एन ए कर दो मोल्स को तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब अगला सुनना, अगर इंटू एटॉमिसिटी कर दो, ठीक है, तो मान लो ये बन गया हमारे पास थर्ड वाला, ठीक है। तो ये जो थर्ड बना इंटू एटॉमिसिटी कर दो, तो ये हमें बताता है किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। क्लियर। और यहाँ पे जो एटॉमिसिटी होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, बाकी भी बहुत सारे तरीके होते हैं सोचने के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं के ही लेक्चर 3 में मैं इन्हीं के ही न्यूमेरिकल्स, किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स नीट में पूछे जा सकते हैं, इन पे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, आपको 100% फ़ायदा इसका मिलेगा। और अगर आप ये देख रहे हो तो सपोर्ट करिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और वीडियोस को डालने का। लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।